रेशो का फेज नंबर 3 जो कि क्या कहता है कि इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं फेज 3 वो है, ठीक है ना सर। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर जिसको सॉल्व करना आता है वो 4 मिनट के अंदर चारों पॉइंट कर लेगा और 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो आप, इसको करना तब इजी है जब तुम्हें रेशो के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो ये कभी नहीं आएगा। तो इससे पहले जो फेज़ 1 और फेज़ 2 की वीडियोस हैं उसको देख के आना, तो ही ये फेज़ 3 हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक क्वेश्चन मेरे सामने ये वाला है, पहले मैं ये वाला स्टार्ट करूँगा जिसके आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 15। तो जिसके बाद नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा बाद में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, एज्यूम दैट द डेब्ट टू इक्विटी रेशो कितनी दी हुई है 0.50। तो पहले तो जो रेशो दी हुई है उसे लिख लो, डेब्ट इक्विटी रेशो। देखो इधर क्वेश्चन ने बोला है कि सर डेब्ट इक्विटी रेशो 0.50। अगर क्वेश्चन लिखा हो तो अपॉन में 1 एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं 1। तो ये दिया हुआ है, तो अब पहले तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। बताओ रेशो डेब्ट इक्विटी का रेशो फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वो अच्छे से समझाया हुआ है। डेब्ट अपॉन में इक्विटी 0.50 अपॉन में 1। तो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ कि चारों पॉइंट इसी पे बेस्ड है। डेब्ट का मतलब यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो जो भी पैसे तुमने 1 साल के बाद देने हैं उसे क्या बोलती है लॉन्ग टर्म डेब्ट। और यहाँ इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कितने होते हैं 2, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी का एक बच्चा जो साथ साथ घूमता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर इन बंदों की बात होगी तो यहाँ पे कुछ छेड़ाछाड़ी होगी, अगर इन बंदों की बात नहीं होगी तो कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी। तो अब देखो कैसे करना है। तुम्हारे पास समझने के लिए 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है 4। परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। अब देखो पहले ये देखो कि तुम्हारे फॉर्मूले के जो ऊपर है डेप्ट, पहले उसके बारे में सोचो, नीचे मत भाग जाना। क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म डेप्ट वो होता है जो तुमने 12 महीने के बाद देना है। ये तो तुमने 3 महीने के बाद देना है, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, क्या है शॉर्ट टर्म। तो डेप्ट की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। अब डेप्ट के बाद मैं नीचे लेकर देखता हूँ, नीचे क्या था इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या था शेयर होल्डर। क्या यहाँ पे कहीं शेयर्स की बात हो रही है नहीं। सर फिक्स, तो क्या हुआ मेरे फॉर्मूले का पार्ट ही नहीं है फिक्स एसेट, तुम बस अपने फॉर्मूले पे टिके रहना। तो क्या यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है नहीं। तो ना तो कोई डेप्ट पे फर्क पड़ रहा है ना कोई इक्विटी में। तो पहले का आंसर क्या लिख के आओगे नो चेंज। सर एक बार बताओ यहाँ पे जो रीज़न लिखना होता है वो क्या लिखना है। तो वो मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगा क्योंकि यहाँ रीज़न बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ये सीखो कि कैसे ढूंढना है इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। तो पहले का आंसर क्या है नो चेंज। आओ जी सेकंड पॉइंट में, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। अब बच्चे शेयर देखे ना, पहले शेयर की तरफ भागने जी नहीं। हमारे फॉर्मूले का जो ऊपर है वो कौन है डेब्ट। यहाँ पे कहीं लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात हो रही है नहीं, तो ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं है। अब आओ नीचे इक्विटी मतलब शेयर होल्डर। क्या यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, हो रही है। अब बताओ इशू का मतलब क्या होता था कैश फ्लो में, प्लस या माइनस, प्लस। तो नीचे प्लस करना पड़ेगा। तो देखो इधर अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो डिक्रीज होगा। एक मिनट, ऊपर 0.50 है उस पर कोई फर्क नहीं डाला। अब नीचे क्या करना है भाई, देखो तुमने कहा है नीचे इशू का मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस करोगे 0.5। ये एक मैं ऐसे ही एज्यूम करता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी प्लस और माइनस करना है 0.5 ले लेना। क्या ले लेना 0.5। तो देखो इधर 0.5 अपॉन में 1.5, ठीक है ना। अब इधर देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या आया 5/15। क्या आया। अब बच्चे ये करने बैठ जाते हैं, तो सोल्व नहीं करना। अगर जल्दी करना है तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, इसे मत ऑप्ट करना, ठीक है ना। अब तुमने क्या करना है, इसको भी छोड़ो 0.5 को। तुमने नीचे प्लस करा है तो देखो रूल क्या होता है, अगर तुम कुछ ऊपर प्लस करोगे तो उसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है ना। और अगर तुम कुछ नीचे प्लस कर, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना। अब मैं तुम्हें पहले ये सिखा लेता हूँ ताकि तुम इजीली विदाउट कैलकुलेशन जल्दी कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ 0.5 अपॉन में 1 को। तो देखो इधर मेरा क्वेश्चन है 0.5 अपॉन में 1। अगर तुम ऊपर कुछ प्लस करते हो तो ऊपर प्लस का मतलब क्या होता है इंक्रीज। अगर तुम ऊपर ही माइनस करते हो, क्या करते हो, तो माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीज। तो तुम्हारा आंसर होगा डिक्रीज, और ऊपर प्लस होगा तो आंसर क्या होगा इंक्रीज। बट ये चीज़ तो मैंने ऊपर करी है,
प्लस भी और माइनस भी। अगर चीज़ नीचे होगी तो क्या होगा, तो देखो इधर जैसे 0.5 अपॉन में 1 है, अगर नीचे कुछ हो रहा है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है इंक्रीज, बट अगर नीचे करोगे तो उसका मतलब होता है डिक्रीज, अपोजिट हो जाता है। अगर कुछ नीचे होगा तो उसका अपोजिट करना है। सर वैसे तो प्लस का मतलब आपने इंक्रीज सिखाया था, इंक्रीज ही होता है, बट अगर वो नीचे होगा तो उसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा, तो क्या आएगा डिक्रीज। अब मान लो नीचे प्लस नहीं, वो नीचे क्या हुआ है माइनस, पहले रियल मीनिंग माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीज, बट अगर नीचे करोगे तो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट का मतलब क्या होता है इंक्रीज। तो तुम्हारे सामने ये फेस है, एक बार फिर समझ लो। ऊपर जो होगा आंसर वही है, ऊपर प्लस है तो क्या होगा इंक्रीज, ऊपर माइनस है तो आंसर क्या होगा डिक्रीज। नीचे लिखा अवॉइड होता है, नीचे अगर प्लस है तो आंसर क्या होगा डिक्रीज, नीचे अगर माइनस है तो क्या होगा इंक्रीज। अब यहीं पे आ जाओ, तुमने मुझे बताया कि नीचे शेयर्स में फ़र्क पड़ रहा है और नीचे क्या हो रहा है प्लस, क्या हो रहा है नीचे हो रहा है, नीचे का मतलब क्या करोगे अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाएगा डिक्रीज। अब तुमने क्वेश्चन में ये करके नहीं दिखाना, ये कहीं रफ में साइड में करना कि ये कैसे, तो ये अब पूरा ऐसे नहीं करना, तुम्हें इसको बस ऐसे करना है। 0.5 होने बनता, तुमने कहा शेयर से फ़र्क पड़ रहा है, इशू का मतलब क्या था प्लस, बस इतना लिख देना तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर नीचे प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपोजिट, प्लस का मतलब इंक्रीज होता है, अपोजिट क्या करोगे डिक्रीज। थर्ड, परचेज मशीनरी एंड पेड टू द वेंडर्स बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर्स को मत देखना, पहले किसको देखते हैं डेप्ट। क्या यहाँ पे कहीं उधार की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म, डेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं है। अब नीचे शेयर्स के यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, हो रही है। फिर से क्या हो रहे हैं इशू, इशू का मतलब तुम्हें मैंने क्या सिखाया था प्लस। तो देखो भाई एक मिनट, 0.5 अपॉन में प्लस, नीचे फ़र्क पड़ रहा है और इशू का मतलब क्या था प्लस। अगर नीचे प्लस होगा तो आंसर अपोजिट आएगा, प्लस का मतलब इंक्रीज होता है, अपोजिट क्या करेंगे डिक्रीज। आ जाओ ये फोर्थ में, ऑब्टेन 8% लॉन्ग टर्म डेप्ट। पहले हम लोन के बारे में देखते हैं, डेप्ट का मतलब क्या, ये लॉन्ग टर्म है, हाँ। अब फ़र्क पड़ा, तो मैंने तुम्हें कैश फ्लो सिखाया था, अगर लोन लेते हो तो प्लस और लोन के पैसे चुकाते हो तो माइनस। तो लोन यहाँ पे ले रहे हो, ऑब्टेन मतलब ले रहे हो, तो क्या होगा प्लस। क्या यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, नहीं, तो नीचे का कोई फ़र्क नहीं है। तो देखो इधर 0.5 अपॉन में 1 तो है, तुमने कहा ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, और लोन लेना मतलब होता है प्लस और लोन चुकाना होता है माइनस। जिसको नहीं पता वो साइड में लिख लेगा। तो बताओ ऊपर अब प्लस हो रहा है तो ऊपर वाले का आंसर क्या होता है सेम, ऊपर प्लस है तो आंसर क्या होगा इंक्रीज। तो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा इंक्रीज। आओ अभी इधर ले क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो देखो मैं कम से कम 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब इधर देखो, जिसके पास ये वाला पेज नहीं है उसका वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराना है और ये वाला भी कराना है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्विक रेशो है कितनी 1:1, तो जरा यहाँ आ जाओ, पहले यहाँ लिखेंगे क्विक रेशो 1:1। पहले क्विक रेशो का फॉर्मूला बताओ, अपॉन में करंट लायबिलिटी 1/1। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी, जिसको चैप्टर नंबर 1 याद हो, करंट लायबिलिटी में 4 चीज़ें आती थी। क्या क्या आती थी करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल। अदर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग या एडवांस को दिया हो। और क्विक एसेट में क्या होता था, क्विक एसेट करंट एसेट ही होती थी, क्या होती थी, बट 2 चीज़ें करंट एसेट की क्विक एसेट नहीं मानी जाती थी, एक तो स्टॉक और एक एडवांस। तो देखो क्विक एसेट और कुछ नहीं है, क्या होता है करंट एसेट, बट करंट एसेट में से 2 चीज़ें हटा देना, एक तो स्टॉक और एक एडवांस। बाकी जितनी भी करंट एसेट होती हैं वो क्या होती हैं क्विक एसेट। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं करंट एसेट में 4 हेडिंग कौन कौन सी थी। एक थी इन्वेंट्री, एक था ट्रेड रिसीवेबल, एक था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक क्या था अदर। इसमें 2 चीज़ें हट गई, एक तो जो पहली हेडिंग बोली मैंने इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री हटानी है, और एक अदर में से एडवांस हट गया। बाकी जितनी भी करंट एसेट होती है उन्हें क्विक एसेट ही बोला जाता है। आ जाओ जरा क्वेश्चन में, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, ठीक है ना। तो पहले ऊपर वाला बंदा कौन है क्विक एसेट। एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है पेड, पेड मतलब क्या होता है पैसा, कैश, तो मेरे करंट एसेट का पार्ट था कैश एंड कैश, इसका मतलब हाँ, एक तो मुझे पेड मतलब पैसा दिख रहा है और एक मुझे क्या दिख रहा है एडवांस। एडवांस का कोई रोल नहीं है, चाहे एडवांस आए चाहे गए, क्योंकि कोई एसेट एडवांस को कंसिडर नहीं करता। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूले में माइनस हो रहा है, अरे फॉर्मूला थोड़ा कर रहे हो इनकी डिग्रीज कर रहे हो, माइनस का मतलब है इसे इग्नोर करना है। जब तुम्हें इनकी डिग्री इग्नोर करना है तो एडवांस का कोई लेना देना तुम्हें नहीं है, तो सिर्फ कैश पे फर्क पड़ रहा है। तो बताओ कैश आ रहा है जा रहा है, सर जी पेड लिखा है, क्या लिखा है जा रहा है, तो मतलब माइनस। तो क्विक एसेट में क्या होने वाला है माइनस, तो ऊपर तो माइनस आ रहा है, एक बार चेक कर लूंगा नीचे कोई फर्क है या नहीं। लायबिलिटी कोई दी हुई है यहाँ पे, तो सिर्फ ऊपर ही चेंज है। तो अभी हमने सीखा था ऊपर जो चेंज होता है वो सेम होता है, माइनस है तो क्या लिखेंगे डिक्रीज। अब तो मैं रीजन भी सिखाता हूँ।
देखो उनका आंसर क्या है, डिक्रीज। अब ये रीज़न बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बताओ भाई रीज़न का फ़र्क जो हमने ऐसे सोचा था, ऊपर क्या हो रहा था माइनस, नीचे कोई फ़र्क नहीं था। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, एज क्विक एसेट विल डिक्रीज, नीचे कोई चेंज था नहीं। तो जैसे पहले वाले ऊपर वाली हेडिंग का कुछ ले लेते हो तो बीच में एक वर्ड आता है विद, क्या वर्ड आता है, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। तो ये ज़्यादा ईजी है, देखो जो कितना मुश्किल रीज़न लिखा हुआ था ये तुम कभी नहीं लिख पाओगे, बट ये वाला रीज़न बहुत सिंपल है। तो क्या लिखना है, हमने चेक करा कि कोई एसिड में फ़र्क पड़ रहा था, क्या पड़ रहा था, कम हो रहा था, तो कोई एसिड विल डिक्रीज, ऊपर लेगा लिख लिया, फिर बीच में कौन आता है, विद, और नीचे कोई चेंज नहीं था, विद नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। अब आगे करेंगे और रीज़न साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, परचेज गुड्स। हाँ भाई कोई एसिड जो है वो गुड्स को कंसिडर नहीं करता, तो मैंने काटा मार दिया, मेरे काम का नहीं है। ऑन क्रेडिट, उधार की बात हो रही है तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। एक मिनट, पर सर एक बात बताओ, अगर ये उधार में लिया है तो आप कैसे पहचानोगे ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, क्योंकि करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म होता है। देखो जब भी तुम गुड्स परचेज करते हो तो वो शॉर्ट टर्म ही होता है, क्योंकि उसे बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, ये कोई लोन ले लिया तो तुम्हें चेक करना है। जब कोई हम गुड्स उधार में लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। कई बच्चे कहने लग जाते हैं सर ये लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म लोन, थोड़ा लिया है। अकाउंट्स कहती है अगर तुम गुड्स उधार में लेते हो तो उसे क्रेडिटर कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो आ जाओ पहले हम सोचेंगे कोई एसेट पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। कोई एसेट दी हुई थी, एक दी हुई थी गुड्स, पर गुड्स तो मेरे कोई एसेट में आते ही नहीं है, तो काम का नहीं है। तो देखा एसेट और कोई नहीं दिया हुआ, तो कोई एसेट पे कोई फ़र्क नहीं है। करंट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उधार की बात हो रही है। अब बच्चों को लायबिलिटी का बड़ा कंसिडर होता है, तो मैंने भी लोन वाला भी समझाया था। अगर तुम्हें लगता है पैसा देना बाकी है तो प्लस, और पैसे दे दिए लायबिलिटी के तो माइनस। जैसे भी आया था ऑब्टेन लोन, तो अभी देने बाकी थे तो मैंने प्लस करा था। अब बताओ पढ़ के क्या लग रहा है, पैसे देने बाकी है, दे दिए, देने बाकी है क्योंकि भाई लिया है उधार, तो क्या करेंगे, प्लस। तो नीचे फ़र्क आ रहा है। अब बताओ जब नीचे फ़र्क आता है तो क्या हो जाता है, अपोजिट। प्लस का मतलब इंक्रीज होता है, अपोजिट क्या करूँगा, डिक्रीज। अब जरा रीज़न को भी डिफाइन कर लेते हैं। हाँ जी, दूसरे का आंसर भी क्या है, डिक्रीज। रीज़न क्या था, ऊपर तो कोई चेंज, देखो ऊपर कोई चेंज नहीं था, तो देखो क्या लिखा, पहले तुम वही लिखोगे। देखो सर जी जो चेंज होता है वो पहले आता है, चेंज क्या हुआ था, करंट लायबिलिटी। तो देखो एज करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज, मैंने नीचे क्या करा था, प्लस। एज करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज, फिर बीच में कौन सा वर्ड आता है, विद, नो चेंज इन क्विक। इसका मतलब है जिस पे फ़र्क आएगा उसको प्रेफरेंस पहले देनी है रीज़न में, और जिस पे कोई फ़र्क नहीं है वो बाद में। आ जाओ जी तीसरा, इशू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख। तो जरा पहले बात करते हैं यहाँ पे कहीं कोई एसेट की बात हो रही है कि नहीं। तो देखो ये जो कैश है ना ये बड़ा छुप छुप के आता है, या तो खुद कैश लिखा होगा, या तो पेड और रिसीव लिखा होगा, या तो इशू और रिडम्पशन लिखा होगा। कैश के 4 नाम हैं, देखो इधर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। जो डेरिवेटिव नामों से आता है, पेड, रिसीव, इशू और रिडम्पशन। पेड में पैसा जाता है, रिसीव में पैसा आता है, इशू में पैसा आता है, रिडम्पशन में पैसा। तो जब भी ये वर्ड दिखे तो समझ लेना कैश की इन्वॉल्वमेंट है। इशू फुली पेड अप इक्विटी शेयर, इशू मतलब कैश की इन्वॉल्वमेंट है। कैश इशू का मतलब क्या होता है, कैश आ रहा है। तो कैश का मेरा क्विक एसेट का पार्ट है, बिल्कुल है क्योंकि करंट एसेट में आता है। तो कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। तो इसका मतलब है क्विक एसेट तो बढ़ने वाली है, तो मैंने ऊपर ऑलरेडी प्लस लिख दिया है। अब मैं चेक करूँगा करंट लायबिलिटी, क्या यहाँ कोई करंट लायबिलिटी दी हुई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्रेडिटर, बिल्स पे कुछ नहीं है, तो करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं है, तो नीचे कुछ फ़र्क नहीं है। तो बताओ अगर ऊपर कुछ आता है तो सेम करते हैं, ऊपर प्लस है तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज। अब रीज़न अपने आप सोचेंगे, ठीक है। हाँ जी, एज क्विक एसेट विल इंक्रीज, फिर बीच में क्या आएगा, विद नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। रीज़न लिखने आ रहे हैं साथ साथ। आ जाओ जी जरा फोर्थ में, इशू 9% डिबेंचर ऑफ 5 लाख टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज। हुआ क्या कि तुमने कहीं से मशीनरी ली और तुमने पैसे के बदले क्या दे दिए, डिबेंचर। एक पॉइंट सुन लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर ये बड़ा 4 नंबर में नहीं आया ना तो ये 1 नंबर में पक्का आता है, तो इसका मतलब इससे बचना मत। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इधर पहले हम बात करते हैं क्विक एसेट की। तो देखो इधर मशीनरी जो है वो क्विक एसेट नहीं था क्योंकि करंट एसेट नहीं होती, मशीनरी क्या होती है, फिक्स्ड। तो मशीनरी तो मेरे काम की बिल्कुल नहीं है। आ जाओ आगे, एक वेंडर दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, डिबेंचर। डिबेंचर कौन सी लायबिलिटी होती है, नॉन करंट, ये भी मेरे काम की। सर आपने कहा था कि इशू जो होता है कैश होता है,
बट अगर यहाँ पे कोई और एसेट दी हुई है तो फिर कैश नहीं आता। देखो इन दोनों में फ़र्क, यही मैंने समझाना है। क्या इशू के साथ यहाँ पे कोई और एसेट दी हुई थी? नहीं। थर्ड पॉइंट में देखो एक बार, थर्ड पॉइंट इशू के साथ कोई एसेट दी हुई है? नहीं। तो यहाँ पे इशू का मतलब कैश होता है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट सेम है, इसलिए मैंने तुम्हें पॉइंट करा, इशू के साथ कोई और एसेट दी हुई है मशीनरी, तो अब इशू का मतलब कैश नहीं है। मैडम ये समझ आ गया कि एक मिनट, ये दोनों पॉइंट एक बार फिर बता रहा हूँ, देख लो। दोनों में इशू है, एक में इशू का मतलब कैश क्यों बन गया था? क्योंकि उस वाली लाइन में कहीं पे भी कोई एसेट नहीं थी। फोर्थ वाले में इशू पॉइंट तो है पर उसके आगे एसेट दी हुई है मशीनरी। तो जब इशू वाले पॉइंट में एसेट आ जाती है कोई, तो फिर इशू का मतलब कैश नहीं है। तो यहाँ पे क्विक एसेट की कोई बात नहीं हो रही और कोई करंट लायबिलिटी भी मुझे नहीं दिख रही। नो थी। तो इसका मतलब है ना ऊपर कोई फ़र्क है ना कोई नीचे, तो आंसर क्या होगा? नो चेंज। रीज़न में क्या लिखोगे? अब जो ऊपर था उसके बारे में पहले, एज नाइदर क्विक एसेट नॉर करंट लायबिलिटी आर चेंज। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और प्रैक्टिस के लिए, अब देखो इधर फिर से क्विक रेशो बोलिए। क्या बोली है? क्विक रेशो। अब क्विक रेशो कितनी बोली है? 1.5 अपॉन में 1। चलो ये आ जाओ। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तुमने गुड्स किस में खरीदा है? कैश। अब ये बच्चों को बड़ा तंग करता है, ये ध्यान रखना। गुड्स मेरे काम का है नहीं, क्योंकि कोई कैसेट कहती है भाई साहब मैं गुड्स नहीं लूँगी, तो फिर मेरे काम का क्या है? कैश। क्या होती है? ये मेरे काम का है। अब बताओ कोई कैसेट परचेज करने से कैश आता है या जाता है? जाता है। तो क्या करेंगे? माइनस। तो देखो इधर ऊपर क्या कर दिया? माइनस। अब बताओ एक मिनट, चलो अब देखो जरा इधर, यहाँ पे कैश जो है वो गया है तो क्या करा मैंने? माइनस। अब बताओ यहाँ पे लिखा था परचेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे ना दो एजम्पशन लगी जब ये पेपर आया। अगर मैं मान के चलूँ तो मेरा तो गुड्स काम का नहीं है और कैश काम का था, और कैश जा रहा था, मैंने ऊपर क्या करा? माइनस। लायबिलिटी की यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही। तो बताओ अगर ऊपर माइनस होता है तो आंसर क्या होता है? डिक्रीज। अब अगर तुम इनका चेक करोगे तो ये कह रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश विल नॉट चेंज द क्विक रेशो। अब देखो उन्होंने क्या एजम्पशन ली, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम ये भी कर सकते हो। आंसर क्या लिखे आओगे? डिक्रीज। अब इन्होंने क्या ऑप्शन लिया कि देखो भाई जो एसेट में स्टॉक होता है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 11 देखो तुम्हें याद हो तो बड़ी बात, तुम बैलेंस शीट की एसेट में लिख के आते थे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिख के आते थे? तो जैसे ये वाला फॉर्मूला था, करंट एसेट में जो स्टॉक हटा था उसे क्या बोलते थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते थे? अब इन्होंने एक एजम्पशन ले ली कि भाई ये तो मैंने गुड्स अभी खरीदे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मैं बेच दूंगा। अब बेच दूंगा तो पैसा फिर आएगा, तो एक तरीके से कैश गया और एक तरीके से कैश आया, तो ऊपर ही माइनस ऊपर ही प्लस, तो विल नॉट चेंज हो गया। तो तुम इतने एजम्पशन नहीं ले सकते पेपर में, तो तुम इतना ही करके चल लेना तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने तुम्हें इसका रीज़न दे दिया। इसने क्या मान लिया? इसने यही मान लिया एक तरीके से कैश गया परचेज करने से और वो तुम बेच भी दोगे तो पैसा आ भी गया, तो कैश माइनस कैश प्लस। क्योंकि कोई कैसेट में जो स्टॉक माइनस होता है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम वहाँ एज्यूम कर सकते हो कि स्टॉक नहीं बिका, तो तुमने अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लिया है तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है ना? आओ भाई दूसरा, बिल्स पेबल पेड एट मैच्योरिटी। बिल्स पेबल तो क्या होती है? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर और बिल्स पेबल होते हैं ना ट्रेड पेबल के पार्ट, और पेड का मतलब अभी बताया था क्या होता है? कैश। हाँ जी। अब कैश तो मेरे फॉर्मूले का पार्ट है, तो बताओ पेड लिखा, कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो ऊपर क्या करेंगे? माइनस। तो देखो भाई इधर 1.5 अपॉन में 1, कैश जा रहा तो क्या करोगे? माइनस। अच्छा बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल क्या होती है? लायबिलिटी। अभी मैंने सिखाया था, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। बताओ लायबिलिटी का जब भी आएगा, तुम देखो पढ़ के क्या लग रहा है? पैसे देने बाकी हैं, दे दिए, दे दिए। तो क्या करोगे? लायबिलिटी भी अब माइनस। कई बच्चे लायबिलिटी लिख के प्लस लिखाते हैं। अभी मैंने अगर देखो जैसे यहाँ था लायबिलिटी पढ़ के लगे देने बाकी हैं तो प्लस, और दे दिए तो माइनस, तो लायबिलिटी भी क्या हो रही है? माइनस। अब समझो जी भाई, अगर दोनों जगह, अब पहला क्वेश्चन ऐसा है जहाँ दोनों जगह इफेक्ट है। अब तुम्हारा काम वो नहीं चलेगा जो तुम्हें सिखाया था कि ऊपर प्लस है तो इंक्रीज, ऊपर माइनस है तो डिक्रीज, और नीचे से प्लस है तो डिक्रीज, और नीचे माइनस है तो इंक्रीज। बट अगर दोनों जगह होते हैं, अब तुम्हें जो 0.5 है वो एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? 0.5। ये कब करना है? जब दोनों जगह क्या आएंगे? इफेक्ट। तो लो जी 1.5 से 5 गए 1, और 1 से 0.5 गया 0.5, तो आंसर क्या आ गया? 2। और जबकि क्वेश्चन ने क्या दिया बता? 1.5 से 2 हो रही है, तो आंसर क्या आएगा? इंक्रीज।
डिक्रीज कैसे? इंक्रीज, डिक्रीज नहीं बोला, इंक्रीज। अच्छा सर इसका रीज़न क्या लिखोगे? अभी तक तो ये आ रहा था कि जो उसमें चेंज आता था पहले मैं वो लिखता था, फिर विद लगा के बीच में दूसरे के बारे में लिख। अब जब दोनों होते हैं तो जिसका ऊपर नाम है उसको लिखेंगे, तो तुम क्या लिखोगे? एज, इधर देखो, एज क्विक एसेट विल इंक्रीज विद ऑल्सो इंक्रीज विद इन करंट लायबिलिटी। बट क्वेश्चन में तो डिक्रीज आ रहा है। मैंने कहा तो है इस क्वेश्चन में सारी एजम्पशन ली हुई हैं। जब मैंने ये कराया था उन्होंने सारी एजम्पशन ले रखी है उल्टी पुल्टी। तो मैं जो मैं बता रहा हूँ तुम उससे करना। तभी मैंने तुम्हें यही बताया कि इन्होंने क्यों करा विल नॉट चेंज, तो ये मत करना तुम, ठीक है। आ जाओ जी आगे, थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स। ये वाला पॉइंट भी मैं आगे समझाऊंगा जहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट होता है, तो ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसको होल्ड रखेंगे। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, कैश मेरे काम का है क्योंकि वो क्विक एसेट का पार्ट है, और डेटर भी क्या है? क्विक एसेट, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, तो क्विक एसेट का काम है। अब देखो कैश कलेक्ट, कैश आ रहा है जा रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस, आंसर दिया हुआ है 1.5/1 कैश के लिए प्लस। अब डेटर भी कोई एसेट होता है, तो जब डेटर से पैसे मिल जाते हैं तो डेटर भी क्या होता है? माइनस, तो डेटर के लिए माइनस। तो मैंने यहाँ पे 1 एज्यूम कर लिया, तुम चाहो तो 0.5 ले लेना, एक बार फिर से बता बताता हूँ। इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो इधर 1.5 में क्या है? 1। अब क्या है? कैश भी कोई एसेट है और डेटर भी क्या है? कोई एसेट। अगर कैश आ रहे हैं तो डेटर क्या होता है? जा रहा है। रूल का अकाउंट का एक आएगा तो एक जाएगा, तो कैश आ रहा है तो डेटर जा रहे हैं, तो कैश के लिए प्लस और डेटर के लिए माइनस। ठीक है। तो चाहे 0.5 एज्यूम कर लो चाहे 1 एज्यूम कर लो, तो ऊपर तो फिर 1 मिनट मैडम, ये तो कट जाएगा। तो अब ऊपर कुछ भी नहीं हुआ नीचे भी कुछ नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा? नो चेंज। तो अगर एक ही जगह प्लस माइनस होता है तो उसका आंसर क्या होता है? नो चेंज। तो बताओ अब कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे 0.5 एज्यूम करना पड़ता है? जब ऊपर और नीचे दोनों जगह चेंज हो। अगर एक जगह चेंज है आराम से हो जाएगा, और अगर एक ही जगह 2 बार हो रही है चीज़ तो फिर इसका आंसर क्या होता है? नो चेंज। ठीक है ना। लो जी एक और क्वेश्चन, क्योंकि जब तक तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पेपर में जब आता है, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ आता हूँ, अगर ये नहीं भी आता है तो इनकी डिक्रीज कुछ भी लिखाओ, चारों इंक्रीज लिखाओ चारों डिक्रीज लिखाओ, 4 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, कोई तो आंसर होगा। तो देखो इधर हम करंट रेशो कितनी दी हुई है? 2.1:1.2, बड़ी गंदी सी रेशो, पर मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। करंट रेशो है 2.1/1.2। पहले तो करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। चलो अब क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिडीम 9% डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अभी तुम्हें मैंने बताया था रिडीम का मतलब क्या होता है? कैश। चेक कर लो कोई और एसेट दी हुई है? जी नहीं, तो इसका मतलब अब कैश ही है। अगर कोई और एसेट दी होती तो फिर इसका मतलब कैश नहीं होगा। रिडीम में पैसा जाता है तो कैश तो करंट एसेट का पार्ट है, तो मतलब ऊपर है, तो ऊपर क्या होगा? माइनस। तो एक तो मुझे मिल गया कैश, तो लाइन अंडरलाइन। डिबेंचर होती है नॉन करंट लायबिलिटी, मेरे फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता था, ये भी मेरा पार्ट नहीं है। तो तुम बताओ। अब देखो इधर इन्होंने फिर से 2 आंसर, देखो मैंने बताया ना कि 2 आंसर चलते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 आंसर दिए हुए थे, देखो यहाँ पे भी है। एक बार वो कह रहा है क्या होगा? इंक्रीज, और एक बार वो क्या बोल रहा है? डिक्रीज। तो कई जगह एजम्पशन चलती है, तो तुम ले सकते हो, घबराना मत कि यार वो वहाँ पे ये हो रहा है, तुम्हें जो मैं सिखा रहा हूँ वो करो। मैडम इधर देखो, अब ऊपर माइनस है, तो बताओ अगर एक ही जगह होता है ऊपर माइनस होता है तो सेम आंसर क्या आएगा? डिक्रीज। तो देखो हमने ये वाला करा है, इधर वाला ऊपर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत पंगे लो भी मत। जब तुम्हें जो चीज़ आती है उस पर ध्यान रखो। अगर डिबेंचर तुम्हारा पार्ट नहीं है तो फिर नहीं है। उन्होंने क्या माना मैं फिर बता देता हूँ, जो अपने आपको कहते हैं कि नहीं हमें तो दोनों कराओ। तो डिबेंचर को उन्होंने क्या माना कि जिस साल वो रिडीम होता है उसको वो करंट लायबिलिटी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? करंट लायबिलिटी। अब बताओ पैसे जा रहे हैं तो करंट, जब पैसे दे देते हैं तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाती है? माइनस। तो वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे करो। अब देखो फिर तुम फंसोगे ना, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, फिर तुम्हें चीज़ें ज्यूम करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। इससे अच्छा ना ये करके ख़त्म करो। जब वो खुद ही कह रहे हैं 2 आंसर हैं तो फिर दूसरा आंसर लेके चल लो ना। रिसीव फ्रॉम डेटर, अभी हमने करा था। रिसीव का मतलब क्या होता है? कैश, और डेटर का मतलब भी करंट एसेट। अगर एक आएगा तो दूसरा जाएगा, तो करंट एसेट में ही क्या होगा? देखो भाई दूसरा पॉइंट 2.1/1.2 कैश आ रहा है तो +1, डेटर जाएंगे तो -1। अगर ऊपर ही प्लस भी हो रहे हैं और माइनस भी हो रहे हैं तो उसका आंसर क्या होता है? नो चेंज।
वहाँ पे करंट लायबिलिटी की कोई बात नहीं है। आओ जी, इशू मेरे दिमाग में घुमा, इशू का मतलब क्या होता है? कैश। अभी तक तो मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरे काम का है, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ। शेयर्स मेरे फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, क्योंकि ना करंट लायबिलिटी होती है और ना ही करंट एसेट, तो ये मेरा पार्ट नहीं है। आ गया जी, एक एसेट आ गई, तो अगर इशू के साथ एसेट आ जाती है तो इशू भी अब मेरे काम का नहीं है। और मशीनरी तो वैसे ही मेरे काम की नहीं थी। मशीनरी क्या होती है? फिक्स एसेट। मेरा फॉर्मूला तो कह रहा है करंट एसेट और करंट, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना करंट एसेट मिल रही है ना करंट लायबिलिटी, तो आंसर क्या आएगा? नो चेंज। और रीजन में क्या लिख के आओगे? इतनी बड़ी लंबी लाइन नहीं लिखनी, क्या लिखोगे? एज नाइदर नो चेंज इन करंट एसेट और नॉर नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। फोर्थ में आ जाओ, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। अच्छा, अब क्रेडिटर तो मुझे समझ आ रहा है करंट लायबिलिटी होती है। सर अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, मुझे क्या पता है बिल्स पेबल है या बिल्स रिसीवेबल है? तो बताओ क्रेडिटर का दोस्त कौन है? बिल्स पेबल या बिल रिसीवेबल? पेबल। डेटर का बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर का बिल्स पेबल, तो ये बिल्स पेबल है। और अभी मैंने एक चीज़ सिखाई थी, अगर एक ही हेडिंग के दो बंदे मिल जाते, जैसे कैश और डेटर था, तो एक आएगा और एक, अब यहाँ पे कोई करंट एसेट तो है नहीं, तो लायबिलिटी मिली है, तो एक आएगी तो एक जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज। हाँ, 1.2 है, नीचे ही प्लस होगा, नीचे ही माइनस। तो अगर एक ही जगह दो चीज़ें हो रही हैं तो उसका आंसर क्या होता है? नो चेंज। ओके। ठीक है भाई, ये देखो, तो अगर तुम्हें एक ही हेडिंग के दो बंदे मिल जाते हैं तो उसका आंसर कंफर्म नो चेंज होता है, कंफर्म, क्योंकि एक आएगा और एक जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही आते चले जाएंगे। अब मुझे बताओ, मशीनरी ले रहा हूँ कैश में, तो मशीनरी भी आएगा कैश भी आएगा? जी नहीं, एक आएगा तो दूसरा जाए, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती। अब बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, सर बिल्स पेपर प्लस होगा या माइनस होगा? अरे जब एक ही हेडिंग होगा खत्म होगी कहानी, एक आएगा एक जाएगा, फटाफट एक प्लस और एक माइनस। ठीक है ना? अब एक, ताकि तुम्हारा जो पूरी वीडियो देखता रहेगा उसको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। अब देखो एक ही नंबर का कराता हूँ ताकि एक पॉइंट में कैसे आते हैं। ठीक है ना? तो जरा एक ही नंबर ले भी ढूंढ लेते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। इंक्रीज डिक्रीज वाला यहाँ पे कहीं दिख रहा है? ये रहा भाई, आना एक मिनट जरा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही बोल दूँ? देखो ये जरा, करंट रेशियो दी हुई है 3:1, तो ये ऐसे देखो मुँह जवानी। अब देखो एक नंबर में कैसे आता है, कह रहा है वेदर द पेमेंट ऑफ 20,000 टू ट्रेड पेबल। तो पहले तो यहाँ डिसाइड करते हैं, पेमेंट मतलब क्या हो गया? कैश, तो मेरे काम का है। दूसरा मैंने ढूंढा, यहाँ लिखा था ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या होती है? करंट लायबिलिटी, तो मेरे काम का भी है। दो बंदे मिल गए, कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है, तो ऊपर माइनस। लायबिलिटी की अगर पेमेंट हो जाती है तो क्या होती है? वो भी माइनस। तो अब जब दोनों जगह होते हैं तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो देखो इधर यहाँ लिया हुआ है 3/1, तो ऊपर -0.5, नीचे 0.5 माइनस, तो 2.5 में 0.5। पॉइंट से पॉइंट अगर काटता हूँ तो 25/5 कितना होता है? 5, तो इंक्रीज। तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज। तो देखो भाई, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन भी है। क्विक रेशियो दी हुई है 1.5:1। वेदर द रेशियो, वो तो पूछ रहा है क्या होगा, कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किसकी पेमेंट करी है? डिविडेंड। अच्छा, पेमेंट मतलब क्या हो गया? कैश। अब डिविडेंड बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैंने तुम्हें जो हेडिंग में बताया था, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड पे करना क्या होता है? करंट लायबिलिटी। पे कर दिया तो क्या होगा? माइनस। अब इसको भी करके देख लेते हैं। 1.5 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1, ऊपर 0.5 और माइनस 0.5, 1 अपॉन में 0.5, तो क्या लिखोगे? 2, तो इंक्रीज। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज, फिर इन्होंने वो एजम्पशन ले ली, तो तुम्हें जो, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज में दो चीज़ें एजम्पशन के साथ चलती हैं। अगर तुम टीएस गलत उठाओगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, वहाँ पे भी दो आंसर दिए हुए हैं, जैसे अभी पिछले में भी दिए हुए थे, तो ये लेके चलना। ठीक है ना? अब इन्होंने क्या एज्यूम करा? 7 आया था। क्विक रेशियो विल डिक्लाइन बिकॉज क्विक एसेट कैश जो है डिक्लाइन, वो हमने देख लिया था ऊपर, हमने भी कैश क्या करा था? माइनस। आगे कह रहा है ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पर वो डिविडेंड को करंट लायबिलिटी ले ही नहीं रहा, वो लेके चल रहा है कि डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड पे चलते हैं डिस्प्यूट कि आएगा या नहीं आएगा। जो प्रपोज डिविडेंड मानता है तो प्रपोज डिविडेंड तो बैलेंस शीट में आता नहीं है, तो उन्होंने यही मान के ख़त्म कर दिया। आओ जी आगे, ये वाला भी और डेप्ट इक्विटी कितनी दी हुई है? 3:1, 3/1 है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इट शुड बी मेंटेन एट 1:1। ये तो क्वेश्चन आया है कि भैया तुमने ना 1:1 करना है। अब तुम्हें रेशियो अपने आप सोचनी होगी, तो फिलहाल भी इंक्रीज डिक्रीज करनी है, तो पहले मैं इसको बाद में समझाता हूँ, पहले इंक्रीज और डिक्रीज में हो ताकि तुम्हारा उसमें दिमाग चले। ये अगला इक्विटी, डेप्ट इक्विटी दी हुई है 0.8:1।
कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट ऑब्टेन करा है, अभी हमने ये करा भी था। हाँ भाई, डेप्ट की बात हो रही है और भी लोन लिया है, तो बताओ देना बाकी है, दे दिया, देना बाकी, तो क्या करेंगे प्लस, तो 0.8 अपॉन में 1 ऊपर क्या हो रहा है प्लस, शेयर की तो बात ही नहीं हो रही है, तो अगर ऊपर प्लस होता है तो आंसर क्या होता है इंक्रीज। ठीक है ना, आ जाओ एक और कर लेते हैं, ये रहा भाई। डेट इक्विटी कितनी दी हुई है 1:2। अब ये पॉइंट बहुत लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि तुम्हारे ना ये सिलेबस में है नहीं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं है। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू दी शेयर्स, मतलब डिबेंचर के पैसे देने थे, मैंने पैसे के बदले क्या दे दिए शेयर्स, तो डिबेंचर कम होगा और शेयर्स क्या होंगे बढ़ेंगे। तो डिबेंचर में क्या करोगे माइनस, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है तो माइनस, अब क्या हो सकता है ये एज्यूम कर सकता है कि जब डिबेंचर की पेमेंट की बारी होती है तो वो उसे करंट लायबिलिटी बनाया था, क्या बनाया था, जैसे भी बताया था कि हमारे भी दो आंसर थे, एक ऊपर इंक्रीज और एक क्या था डिक्रीज, तो मैं तुम्हें बताया था इन्होंने क्या लिया हुआ है। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर विल रिड्यूस, वही उन्होंने अब मान लिया है। अब कह रहा है कि भैया डिबेंचर दे रहे हो तो डिबेंचर ही मानो नॉन करंट, तो जब डिबेंचर माइनस होंगे और प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे, क्योंकि शेयर दे रहे हो, शेयर देना मतलब क्या होता है इशू, तो अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ माइनस, तो ये तुम्हारा आंसर आ देखो इंक्रीज इन द शेयर्स और डिक्रीज इन द लॉन्ग टर्म डेट, तो ये ऐसे कर, ठीक है ना।